Question number 64. Very interesting question based on admission of a partner. अच्छा क्वेश्चन है, 4 पार्टनर्स है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा. तो स्टार्ट कैसे करना चाहिए क्वेश्चन, सबसे पहले तो उस पर फोकस करना है, रीड करना है ध्यान से. A, B, C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1. सबसे पहले तो देखो कि ओल्ड रेशियो गिवन है कि नहीं है. ओल्ड रेशियो अगर गिवन नहीं होता तो इक्वल ले सकते हैं. 31 मार्च 2020 बैलेंस शीट ABC. अब ध्यान से देखना चाहिए कि लायबिलिटी साइड पे कोई फ्री रिजर्व या कोई स्पेसिफिक रिजर्व तो नहीं है. क्रेडिटर्स और बिल्स पेपर लायबिलिटीज होती है. फिर देखो एसेट साइड पे कोई अक्यूमुलेटेड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, P&L डेबिट बैलेंस तो नहीं है. फिर देखो कोई एग्जिस्टिंग गुडविल तो नहीं है. आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, हमेशा अपने आप से पहले ये क्वेश्चंस पूछने हैं. D is admitted as a partner on 1st April 2020. His capital is to be rupees 50,000. Capital कितनी होनी चाहिए D की? 50,000. Following adjustments are agreed on D's admission. ध्यान से देखना. Out of the creditors, अच्छी एडजस्टमेंट है. Out of the creditors, rupees 10,000 is due to D. It will be adjusted against his capital. Creditors में total creditors हैं 30,000. कह रहे हैं उसमें से कुछ ना 10,000 है जो हमने D को देने थे. Now it will be converted into his capital. तो उसकी एंट्री होती है creditors account debited to D's capital account. Creditors account debited to D's capital account. Creditors are being converted into capital. एक लायबिलिटी कम हो रही है, एक लायबिलिटी बढ़ रही है. इंटरनल लायबिलिटी तो लायबिलिटी है ना, टुवर्ड्स द पार्टनर हो या एक्सटर्नल लायबिलिटी हो. ये रीवैल्यूएशन आइटम नहीं है. रीवैल्यूएशन आइटम तब होता है कि कोई चीज रीवैल्यू हो रही है, कि उसकी वैल्यू चेंज हो रही है. यहाँ वैल्यू चेंज नहीं हो रही. क्रेडिटर्स कैपिटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो एक लायबिलिटी कम हो रही है, एक लायबिलिटी बढ़ रही है. रीवैल्यूएशन तब होता कि 10,000 के क्रेडिटर्स 8,000 में सेटल हो गए, तो 2,000 का आपको डिस्काउंट मिला है, 2,000 का फायदा हुआ है, तो 2,000 रीवैल्यूएशन आइटम है. यहाँ कोई फायदा या नुकसान नहीं है. क्रेडिटर्स कैपिटल में कन्वर्ट हो रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें सारी एडजस्टमेंट्स दिमाग लगाने वाली है, सारी दोबारा डिस्कस होंगी एक एक करके. सेकंड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, नॉर्मल एक्सपेंसेस एडवर्टाइजमेंट के of rupees 1,200 are to be carried forward as prepaid expenses. तो increase in assets हो रहे हैं. यहाँ पे क्या हो रहे हैं? increase in assets. कुछ आपने पेमेंट करी थी, उसमें से कुछ पोर्शन उसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो इंक्रीज इन एसेट्स हो रहे हैं. तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, इसकी एंट्री हो जाएगी. एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट include rupees 2,000 paid for these personal expenses. P&L अकाउंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी तो उसमें क्या गलती से B के पर्सनल एक्सपेंसेस P&L में आ गए, तो मतलब फर्म के लॉसेस बढ़ गए, बट वो फर्म का एक्सपेंस तो नहीं था, B का पर्सनल एक्सपेंस था. तो फर्म वो पैसा B से रिकवर करेगी. तो जब वो फर्म B से रिकवर करेगी तो उसकी कैपिटल में से उतने पैसे माइनस कर देंगे. कैपिटल में से पैसे माइनस कर देंगे तो कैपिटल कम होगी, डिक्रीज इन इंटरनल लायबिलिटी, तो फर्म का प्रॉफिट है. तो फर्म का प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे चला जाएगा. B's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. B's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. वेरी इंपॉर्टेंट. एक एक एडजस्टमेंट ही इंपॉर्टेंट है इसमें. D, इंटरेस्टिंग. अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज 4,000 which was previously discounted with the bank was dishonored on 31st March 2020
but the entry was not passed for dishonor. तो ध्यान से देखना बेटा, discounted bill dishonor, discounted bill dishonored, इसकी जर्नल एंट्री 11th 12th की तो बात है, याद नहीं भी है, 11th की तो कहाँ याद होंगी। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया, तो हम जिससे पैसे बिल आया था हम उससे, बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए, डिस्काउंट आपने करा रखा था, जब बिल मैच्योर हुआ होगा तो बैंक उस बंदे के पास गया होगा, उसने पैसे देने से मना कर दिया, तो बैंक ने तो आपके अकाउंट से पैसे काट लिए, तो बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हो गया। अब आप किससे पैसे रिकवर करोगे? आप उससे पैसे रिकवर करोगे जिसने आपको बिल ओरिजिनली दिया था, the person who made the bill, ठीक है ना, वो accepted the bill, who person who accepted the bill, drawee to bank होता था। ड्रॉई कौन है आपके लिए? आपके लिए डेटर रहा होगा, आपने किसी से पैसे लेने थे तो उसने बिल एक्सेप्ट करके आपको दे दिया था, तो पैसे क्यों लेने थे? आपने उसको क्रेडिट पे सामान बेचा होगा, तो अब उसने बिल आपको दिया एक्सेप्ट करके, आपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, आज के रेट में वो डिसऑनर हो गया है, उसके बात हो रही है। तो जब डिसऑनर हुआ तो बैंक ने पैसे काट लिए, मनी डिडक्टेड फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट, तो मनी तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट गए, हम पार्टनरशिप फर्म है तो हमारे पैसे कट गए, तो बैंक बैलेंस कम हो गया, तो इसलिए क्रेडिट हो रहा है। हम किससे पैसे रिकवर करेंगे? डेटर से। डेटर्स बढ़ जाएंगे, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। इट इज नॉट अ रिवैल्यूएशन आइटम। जब भी एक साथ एक एसेट बढ़ रहा है, एक लायबिलिटी बढ़ रही है, या एक एसेट कम हो रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है, वो रिवैल्यूएशन आइटम नहीं है, इनको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज कैश बुक वाली नहीं, यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है जिसका नेट इम्पैक्ट रिवैल्यूएशन में जीरो होगा, मतलब बिल डिसऑनर हो गया तो इसमें कोई फायदा नुकसान नहीं है, बैंक से पैसे कट गए, आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे, तो एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है, ये कोई प्रॉफिट या लॉस आइटम नहीं है, बट इसका इम्पैक्ट जब बैलेंस शीट बनेगी तो डेटर्स बढ़ जाएंगे 4000 से और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 4000 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है ये, पूरा क्वेश्चन ही मजेदार, अलग ही लेवल। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर्स। ध्यान क्या देना है, जब ये एंट्री पास होगी तो डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे 4000 रुपए से, 4000 रुपए से डेटर्स बढ़ जाएंगे, 4000 का बिल डिसऑनर हुआ था, अब आप डेटर से पैसे रिकवर करोगे। डेटर्स थे कितने? 30,000, तो स्टार लगा देंगे, 30,000 डेटर्स थे, 4000 से डेटर्स बढ़ जाएंगे, जो नए डेटर्स आएंगे प्रोविजन उसके ऊपर कैलकुलेट होगा। 5% 34,000 का 1700 करेंगे कैलकुलेट अभी, बट ध्यान क्या देना है, पहले डेटर्स चेंज होंगे उसके बाद प्रोविजन कैलकुलेट होगा। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ ₹2100 वर पेड बाय ए। रिवैल्यूएशन कराई आपने तो उसमें कुछ हो सकता है वैल्यूअर्स अपॉइंट करने पड़ जाए, एक लीगल प्रोसेस होता है, तो कभी कभी कुछ खर्चा हो जाता है, अगर तो फर्म पे करती तो उधर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बट पार्टनर ने पे करा, फर्म के बिहाफ पे पार्टनर ने पे करा, तो फर्म ने अब पार्टनर को पैसे देने हैं, हम उसके कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं, दे देंगे पैसे, बट ये खर्चा किसका है? ये खर्चा फर्म का खर्चा है, तो फर्म का खर्चा है तो नुकसान हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। ए क्रेडिट क्या हुआ? फर्म ने उसको पैसे देने हैं एक। दोबारा एक बार डिस्कस करेंगे एक एक करके, ध्यान से देखना, इसको फेयर आउट करेंगे। ओके, एक एक करके एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे। पहली एडजस्टमेंट, out of the creditors 10,000 were due to D, it will be adjusted against his capital, तो उसकी एंट्री क्या हुई? creditors will be converted into capital, creditors account debited to D's capital account, तो creditors कम हो जाएंगे 10,000 से, reduce creditors by 10,000,
एंड शो 10,000 इन डीज कैपिटल। तो 10,000 तो डी की कैपिटल में ये आ गए, ठीक है जी। The above adjustment will not be shown. The above adjustment will not be shown in the revaluation account. गलती बच्चे यहाँ पे कर देते हैं कि अच्छा क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं तो रिवैल्यूएशन आइटम हो जाएगा। नहीं, क्रेडिट रिवैल्यूएशन होता है कि आपका किसी ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट या लॉस हो गया हो, कि आपने कोई वैल्यू गलत दिखा रखी थी, वो आज की डेट में वैल्यू डिफरेंट है, दैट इज रिवैल्यूएशन। यहाँ कोई वैल्यू डिफरेंट नहीं थी, थे क्रेडिटर सही थे, वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गए। डी था जिसके हमने पैसे देने थे, वो कह रहा छोड़ो पैसे की जरूरत नहीं है, आप ये मेरी कैपिटल कंट्रीब्यूशन मान लो। इट इज नॉट अ रिवैल्यूएशन आइटम। देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस इन दिस ट्रांजैक्शन। वन लायबिलिटी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू another liability. The net impact of this transaction is nil, therefore it will not be shown in the revaluation account. Next adjustment थी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कैरिड फॉरवर्ड। कैरिड फॉरवर्ड मतलब अनएक्सपायर्ड एक एसेट क्रिएट हो रहा है 1200 का, एसेट का नाम प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्या हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 1200 इन दिस केस। जर्नल एंट्री क्या होगी, यहाँ पे एक एसेट था जो नहीं दिखा रखा हमने, एसेट एग्जिस्ट करता था हमने नहीं दिखाया, यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट है, यहाँ प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू revaluation account. Next, expenses debited to profit and loss account include 2000 for B's personal expenses. तो इसका हमने क्या करेंगे, बी से अब रिकवर करेंगे। बी का पर्सनल एक्सपेंस हमने फर्म में दिखा रखा है, तो बी से रिकवर करेंगे। तो बी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्रीज जब तक नहीं मांगी आपको पास नहीं करनी, लेकिन एंट्री फ्रेम करनी आनी चाहिए, क्योंकि लेजर अकाउंट में आप तभी ठीक से कर पाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, पूरी कहानी आपको बता दी। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, डेटर टू बैंक। 4000 से डेटर्स बढ़ जाएंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, द अबव एडजस्टमेंट विल नॉट बी शोन इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट as there is no profit or loss in this transaction. One asset is reducing and another asset is increasing by the same amount. The net impact of this transaction is nil, therefore it will not be shown in the revaluation account. However 4000 will be added to the debtors बढ़ा देंगे 4000 से, and 4000 will be deducted from the bank balance. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब अगर आप 4th पॉइंट गलत करते तो आपका 5th पॉइंट भी गलत हो जाता। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% is to be created against debtors. तो डेटर्स ओरिजिनली कितने थे, 30,000 डेटर्स थे, 4,000 से आपने बढ़ा दिए, तो 34,000 का 5% प्रोविजन क्रिएट हुआ। इंक्रीज इन प्रोविजन इज एन इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो इंक्रीज इन प्रोविजन लीड्स टू एन इंक्रीज इन लायबिलिटी। उसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसकी कैलकुलेशन। 30,000 तो एग्जिस्टिंग डेटर्स थे, 4,000 से डेटर्स बढ़ गए, उसके ऊपर 34,000 का 5% कैलकुलेट करा 1700। लास्ट एडजस्टमेंट क्या थी इस क्वेश्चन में, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ 2100 पेड बाय ए। फर्म का खर्चा ए ने पे करा, फर्म का खर्चा है तो रिवैल्यूएशन तो डेबिट होगा, ए ने दिया तो हम उसके कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे कि फर्म ने अब उसको इतने पैसे देने हैं। उसकी जर्नल एंट्री हमने क्या सीखी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट 2100। अब ध्यान से देखना, इसको दिखाएंगे कैसे, इसको दिखाएंगे कैसे। अब इन दिस केस एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म आर बीइंग बोर्न बाय द पार्टनर, लॉजिक एक्सप्लेन कर रहे हैं। Therefore firm will pay that much money to the partner by crediting his account, कि फर्म ने अब उसको इतने पैसे देने हैं, तो फर्म की लायबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर बढ़ गई, इसीलिए रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे आएगी। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन में कैसे। एडजस्टमेंट्स थी मेन पार्ट, तो एडजस्टमेंट्स अगर हमें सारी समझ आ जाए तो हम कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें दिखाना चाहिए कैपिटल अकाउंट, तो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल बैलेंस था ABC 60 60 40, D is admitted as a partner, okay,
ओके, तो बैलेंसेस क्या क्या है, ए बी सी 60 60 40। सबसे पहले तो ये लिख देना चाहिए, बाय बैलेंस बी डी 60 60 40। डी का ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, बट सबसे पहले क्या हो रहा है, उसकी क्रेडिटर्स कैपिटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। बाय क्रेडिटर्स लिखेंगे, ध्यान रखना 10,000, ठीक है। तो 10,000 क्रेडिटर्स से ट्रांसफर कर दिया हमने, ठीक है जी। 50,000 डी की कैपिटल होनी चाहिए थी, हिज कैपिटल इज टू बी 50,000, तो 10,000 तो वो हो गए, 40,000 मतलब वो और लेके आया। अब बैलेंस शीट में हमें देखना चाहिए कि बैंक बैलेंस है या कैश बैलेंस है। अगर बैंक बैलेंस है तो सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। कितने पैसे लेके आया होगा, 40,000। अब ध्यान से देखना, एक सेकंड, ओके आगे बढ़ते हैं। तो पहली एडजस्टमेंट हो गई, क्रेडिटर्स ट्रांसफर टू कैपिटल। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1200, तो रिवैल्यूएशन में एसेट क्रिएट हुआ, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितने, 1200। ओके जी, आ गए। एक्सपेंसेस डेबिटेड, तो रिवैल्यूएशन इसकी एंट्री करी थी हमने, बी से रिकवर कर रहे हैं, बीस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। अगेन बीस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बीस कैपिटल। कितने पैसे रिकवर कर रहे हैं, 2000। क्या करना चाहिए, साइमल्टेनियसली बीस कैपिटल में डेबिट साइड पे दिखा दो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। साइमल्टेनियसली इसलिए कि बाद में रह ना जाए, बाद में रह ना जाए, बेटर रहता है अगर हम उसी टाइम दिखा दें। ओके, ठीक है। बी डेबिट हो रहा है, कितने से डेबिट हो रहा है, 2000 2100। वेरीफाई कर लेते हैं, 2000 कर दिया, बी को भी डेबिट कर दिया 2000 से। ओके, अब आगे चलते हैं। एक्सपेंसेस डेबिटेड हो गया, डी बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इसमें तो हमने क्या करना है, डेटर्स बढ़ाने हैं, बैंक बैलेंस कम करना है, तो डेटर्स बढ़ा देंगे, बैंक बैलेंस कम कर देंगे, तो इसको तो हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जहाँ आपके पास डेटर्स हैं, कितने डेटर्स हैं, 30,000 डेटर्स हैं, 30,000। तो जिस ऑर्डर में उन्होंने बैलेंस शीट दे रखी हो, हमें उसी ऑर्डर में प्रेजेंट करनी चाहिए। 1 2 3 4, फिफ्थ आइटम है डेटर्स, तो 1 2 3 4, फिफ्थ आइटम है डेटर्स। डेटर्स में क्या करना चाहिए था हमें, 30,000 प्लस 4,000 ऐसे दिखाना चाहिए, तो इनर कॉलम हो गया 34,000। अब प्रोविजन कैलकुलेट होगा, वो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है। तो डेटर्स हमने बढ़ा दिए, बैंक बैलेंस भी हम कम कर देते हैं, और जब बैंक दिखा ही रहे हैं तो अभी आ जाएंगे हम, बैंक पे स्टार लगा देते हैं, बैंक के एडजस्टमेंट पेंडिंग है, प्रोविजन के बाद दिखा देंगे। बट ध्यान रखना है, वो कैसे ध्यान रखना है वो भी आपको बता दूंगा, कि कुछ रह ना जाए। प्रोविजन, अब प्रोविजन क्रिएट हो रहा है 5% ऑन डेटर्स। इसकी जर्नल एंट्री क्या है, रिवैल्यूएशन आइटम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 34,000 का 5% एडजस्टमेंट हम कर ही चुके थे। जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन में नहीं मांगी, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि हम हर एक ट्रीटमेंट डील कैसे कर रहे हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। 1700 आ गया, ठीक है, तो 1700 आ गया, तो डेटर्स में से हम माइनस भी कर सकते हैं,
लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस 1700। नेट अमाउंट बाहर आ जाएगा कितना 32,300 आ गया जी। ओके, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन 2100 पेड बाय ए, इसकी एंट्री क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट 2100, ये था 2100, 2100 भी कुछ था, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अब जल्दी से देख लेते हैं और कुछ रह तो नहीं गया, ये हो गया। अब एक एक करके, कोई फ्री रिजर्व नहीं था, क्लोज करते हैं। क्रेडिटर्स 10,000, अब बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 30,000 है, तो जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे अब उसको क्लोज कर देते हैं कि बैलेंस शीट वाला एस्पेक्ट भी ले लेते हैं। तो पहले वो कैपिटल्स दिखा रहे हैं, ठीक है। पार्टनर्स कौन है, ए बी सी डी, जगह छोड़ देते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पहले 30,000 थे, उसमें से 10,000 चले गए, कैपिटल में कन्वर्ट हो गए, तो क्रेडिटर्स कितने रह गए 20,000, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमने हर एक एडजस्टमेंट के दोनों एस्पेक्ट कवर करे कि नहीं करे। क्रेडिटर्स कम कर दिए, डी की कैपिटल बढ़ा दी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एसेट साइड पे एक नया एसेट क्रिएट हो जाएगा, किस नाम से, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। कितने थे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1200। ये ध्यान देना चाहिए क्योंकि अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ट्रीटमेंट तो समझ आ गई, रिवैल्यूएशन में दिखा दिया, फिर बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाना भूल गए क्योंकि वो पुरानी बैलेंस शीट में तो एग्जिस्ट करता नहीं था, तो रह जाता है। एक्सपेंसेस डेबिटेड, तो ये हमने रिवैल्यूएशन को भी डेबिट कर दिया था, 20 कैपिटल भी एडजस्ट कर दी थी। बिल ऑफ एक्सचेंज, डेटर बढ़ा दिया था, बैंक बैलेंस अभी एडजस्ट करना है, तो चलो बैंक बैलेंस पे आ ही जाते हैं। बैंक बैलेंस 10,000 था, कैपिटल आई है, गुडविल नहीं आई है, कैपिटल कितनी आई है 40,000। तो बैलेंस शीट में जब हम दिखाएंगे बैंक, कैसे दिखाएंगे, एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना था 10,000, वेरीफाई कर लेते हैं 10,000, ओके 10,000 था, 40,000 डी कैपिटल लेके आया, ठीक है, और 4,000 आपके डिसऑनर में पैसे कट गए होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है, काफी बच्चे स्किप कर देते हैं क्योंकि वो एंट्री रिलेट नहीं कर पाते कि डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर में डेटर्स तो बढ़ेंगे, बैंक बैलेंस भी कम होगा। तो 40 + 10 50, 50 - 4 46,000। जब भी बैंक अकाउंट का कैलकुलेट करो अमाउंट, तो ध्यान से देखना गुडविल तो नहीं आई है तो विड्रॉ तो नहीं हुई, इस केस में कोई गुडविल का अमाउंट ही नहीं था, ना ही कोई हिडन गुडविल, ठीक है जी। तो एक्सपेंसेस एडवर्टाइजमेंट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज का हमने दोनों इम्पैक्ट ले लिए, डेटर्स भी बढ़ा दिए, बैंक बैलेंस भी कम कर दिया, प्रोविजन डेटर्स में से भी माइनस कर दिया, रिवैल्यूएशन भी डेबिट कर दिया, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन हर जगह दिखा दिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर देते हैं, रिवैल्यूएशन आइटम कोई और बचा नहीं है, ठीक है। डेबिट्स 3800, 3200, डेबिट ज्यादा है तो लॉस है, कितने का लॉस है 600 का लॉस है, ओके। डेबिट्स कितने हैं 3800, क्रेडिट्स कितने हैं 3200, तो लॉस है, लॉस ट्रांसफर हो जाएगा तीनों पार्टनर्स में, क्या एंट्री होगी, बाय लॉस ट्रांसफर टू ए बी से सी, 600 रुपए का लॉस है, 600 रुपए का लॉस है, तो लॉस तो आ गया 600 रुपए, कैसे आ गया, डेबिट्स ऑफ 3800 माइनस क्रेडिट्स ऑफ 3200, 600 रुपए का लॉस है, ए कितना बेयर करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, ए बी सी 3:2:1, तो ए बेयर करेगा इंटू 3/6, बी बेयर करेगा इंटू 2/6 और सी बेयर करेगा इंटू 1/6, 300 200 100।
लॉस हुआ है तो लॉस कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट्स में लिखना चाहिए लॉस, 300, 200, 100। ठीक है, डी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन लॉस भी आ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर दिया हमने। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे। कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। टू बैलेंस कैरेट डाउन, तो क्रेडिट्स कितने हैं वो देख लेते हैं। क्रेडिट्स को डेबिट से कंपेयर कर देंगे और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल जैसे हम अभी तक निकाल रहे थे निकाल देंगे। ए का क्रेडिट्स 62,100, डेबिट्स 300। ए का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 61,800, बी 60,000 माइनस 2,200, 57,800। बी का बैलेंस आ गया सी 40,000 माइनस 100, 39,900। और डी का बैलेंस आ गया 50,000। तो ये क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल्स आ गए, ये चले जाएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड पे। कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होती है। तो कैपिटल्स ए का 61,800, बी का 57,800, सी का 39,800 और डी का 50,000। टोटल कैपिटल कितनी हो गई? टोटल कैपिटल हो गई 2,09,500। अब ध्यान से देखना, एक एक करके बैलेंस शीट आइटम क्लोज करते हैं। कैपिटल्स हमने दिखा दी, क्रेडिटर्स हमने दिखा दिया, बिल्स पेबल की कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगा। बिल्स पेबल कितने थे? 10,000, वेरीफाई कर लेते हैं, 10,000। कोई चेंज ही नहीं हुआ तो वो एज इट इज लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा। लायबिलिटी साइड का टोटल क्या आ रहा है? 239,500। एसेट साइड भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, बैलेंस शीट में एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग कोई चेंज नहीं, एज इट इज 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। ठीक है जी, प्लांट एंड मशीनरी कोई चेंज नहीं, एज इट इज 40,000। प्लांट एंड मशीनरी 40,000। ठीक है जी। नेक्स्ट फर्नीचर नो चेंज 30,000, स्टॉक नो चेंज 20,000। फर्नीचर 30,000, स्टॉक 20,000। देख लेते हैं एक बारी। फर्नीचर आ गया 30,000, स्टॉक आ गया 20,000। डेटर्स हम दिखा चुके हैं, बिल्स रिसीवेबल 20,000, बिल्स रिसीवेबल। अब भैया बिल्स रिसीवेबल, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ था बेटा। जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है तो एंट्री होती है ड्रॉई टू बैंक, बीआर का कोई लेना देना नहीं होता। बिल रिसीवेबल जो आपके पास पड़े हुए वो कुछ और है, जो डिस्काउंट करा दिए वो तो बैंक के पास चले गए ना, वो तो आपके पास है ही नहीं। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट में नो चेंज, तो वो एज इट इज बिल रिसीवेबल 20,000 एसेट साइड पे आ जाएंगे। उसी के साथ एक छोटा सा चमत्कार होगा, बिल्स रिसीवेबल कितने? 20,000। तो बेटा एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल आ गए। अब कैपिटल एडजस्टमेंट तो कोर्स से हट चुकी है इस साल के लिए, अदरवाइज तो बोर्ड्स में कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन ही आता था। कैपिटल एडजस्टमेंट हटने के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन में इतनी जान नहीं है कि वो 8 मार्कर के लिए अच्छे क्वेश्चन माने जाएं। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हर एडजस्टमेंट में दिमाग लगा। तो जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाए, बट इनमें से एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं। कोई एक क्वेश्चन में कोई 2 एडजस्टमेंट्स आ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, बट आपकी प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई रिपीट, जर्नल एंट्रीज जो मैंने आपको बताई थी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उन्होंने नहीं मांगी।
आपको एग्जाम में देने की जरूरत नहीं है, बट अगर जर्नल एंट्री से रिलेट कर पाओगे तभी तो आपको पता चलेगा कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। और कभी कभी एग्जाम में आ जाता है आस्क द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन नंबर 64 ऑफ टीएस ग्रेवा।